अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले बेटा, आज आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, उस टॉपिक में हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन जब पढ़ा था तो वहां से आपने के सी की वैल्यू निकाली थी। ये जो के सी है, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ या एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज हम पिछली क्लास में काफी तफसीलन पढ़ चुके हैं और यहाँ तक हम कंक्लूजन में पहुंच भी चुके हैं। हमें ये पता है कि हमारे पास किस तरीके से ये टर्म आई है। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ये कभी चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई नंबर ले लें, दिमाग में कोई भी नंबर सोचे, 2 ले लें, 3 ले लें, 5, 7, 10, कुछ भी। ये नंबर कांस्टेंट है, ये नंबर चेंज नहीं होगा। आप अभी इस नंबर की बात करें, फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी अनटिल अनलेस कि आप अपनी धांधली करके कोई जाके नंबर ही चेंज कर दें। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पसंद ना आए तो आप वो आगे बढ़ा दें या पीछे कर दें। आपको कॉम्प्लेक्स हो जाए कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं तो अपनी उम्र कम करने के लिए छोटी उम्र लिखवा दें। जो भी उम्र लिखवाएंगे आगे चल के वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ जिस तरह से एक नंबर है, उसी तरीके से कोई भी नंबर होगा वो कांस्टेंट है। तो उसी तरीके से आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती। चेंज क्यों नहीं होती? क्योंकि आपके पास एक रेशो है बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, और ये भी आपके पास तब रेशो निकाला जाता है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, तभी तो इक्विलिब्रियम नाम है इसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेट सपोज मेरे पास कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये आपकी एग्जांपल मैं शुरू से लेके चल रहा हूँ, तो ये आपको बाद में अमोनिया बना के देगा। इनिशियली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एज अ रिएक्टेंट है मेरे पास, और इनिशियली मेरे पास प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। एक बर्तन के अंदर आपने पानी डाला और सब्जी डाल दी, आपको इनिशियली पानी और सब्जी रिएक्टेंट मिल रहे हैं, खाना पक के नहीं मिलता। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कंप्लीशन और इन बिटवीन द रिएक्शन, आपको प्रोडक्ट कुछ मिलना शुरू हो गया। क्योंकि खाना जब आप बनाते हैं तो कंप्लीट कन्वर्जन होता है, दैट इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। खाना पकाना इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। वजह उसकी क्या है कि खाना आपके पास जो पकता है वो बाद में पकने के बाद वापस, आप अगर आलू डाल रहे हैं, आप टमाटर प्याज कुछ भी डाल रहे हैं, वो वापस आपको एज इट इज रिएक्टेंट फॉर्म में नहीं मिलेगा। वो एट सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि वापस नहीं जा रहा, तो इस टाइप को हमने पढ़ा था इरिवर्सिबल रिएक्शन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि रिएक्टेंट इनिशियली आपके पास है और इनिशियली प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब प्रोडक्ट आपको मिल गया, तो इनिशियली अब क्योंकि प्रोडक्ट नहीं था, एक सर्टेन टाइम के बाद एट इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो जब दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी कि जितना रिएक्टेंट कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, उतना ही प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में। तो जब ये कंडीशन अचीव हो जाए तो उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कंसंट्रेशन निकाली जाती है। यहाँ पर जो एक्टिव मास है, ये एक्टिव मास है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, नॉट इनिशियली, नॉट फाइनली। फाइनली भी हम कहें तो इक्विलिब्रियम ही रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन जब अचीव हो जाए तो वो आपके जब तक रिएक्शन चलता रहेगा, जब तक आप उसको छोड़ देंगे तब तक चलता रहेगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अदरवाइज इनिशियल कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट जीरो है, केसी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जाहिर है इनिशियली तो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो कंसंट्रेशन जीरो हुई। इनिशियली आपकी जेब खाली है, आप अम्मी अब्बू से पैसे लेके आएंगे तो आपकी जेबें भरेंगी। तो इनिशियली तो आप खाली है, कंगाल बच्चे हैं, आपके पास पैसे ही नहीं है। तो इनिशियली आपके वैल्यू जीरो होनी चाहिए। आपकी जेब भर गई यानी प्रोडक्ट आ गया, तो अब आपकी कोई ना कोई वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से इनिशियली आपकी कंसंट्रेशन मैटर नहीं करती, मैटर करती है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो कंसंट्रेशन आ रही है वो। तो इक्विलिब्रियम की जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, चाहे कोई भी कंसंट्रेशन हो, आपका ये कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो भी मैंने बताई, वही चीज आपकी किताब में लिखी है। किताब पे आ जाते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं वो किताब के एज इट इज में पढ़ाऊंगा और उसी को हम समझेंगे। आपके कुछ सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंस कह लें
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहरहाल मैं आपको डिफाइन करवा चुका हूँ, पहले दोबारा एक दफा कर लेते हैं कि ये रेशो है ऑफ एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट भी कहते हैं। तो सिंपली द रेशो ऑफ एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सिर्फ फॉर्मूला याद होगा, डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं। एक और डेफिनेशन जो यहाँ पर डिस्कस हुई हुई है, किताब ने की हुई है, उसको सिंपली अगर हम इलेबोरेट कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशो, एक रेशो है किसके दरमियान, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के। तो ये सिंपल रेशो है। और मजीद यहाँ पर आपको ये भी बताया था कि अगर लेट सपोज इसकी बात करूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यहाँ पर अमोनिया प्रोडक्ट है, पावर उसकी जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो, सिमिलरली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और उनके ऊपर भी वही पावर जो उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो जिसके पास जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उतनी उसकी पावर बन जाएगी। तो एज इट इज जो डेफिनेशन है वो पढ़ रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट यहाँ पर टर्म यूज की जा रही है मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर यूं भी कह सकते हैं रेशो ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अलग है और इससे पहले जो प्रोडक्ट लिखा है इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। ये डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रोडक्ट यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट की बात नहीं होती। तो क्या, इट इज अ रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो वही सारी बातें हैं। और मजीद आगे आप इनकी रेस टू पावर, इनके जो कोफिशिएंट है ये कहलाते हैं कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर इक्वेशन में कहलाते हैं कोफिशिएंट। तो सिंपली आपके पास पावर जो भी इनकी है ऊपर आ जाएगी कोफिशिएंट के बराबर। तो हमेशा कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देते हैं, ये तो एक एग्जांपल दी है, एक और एग्जांपल किताब ने दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर ये आपको बना के देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर अगर आपको केसी की वैल्यू लिखनी है तो आप क्या करेंगे, जिस तरह ये आपने बनाया उसी तरीके से केसी क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ सीओ मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2। ये आपके केसी की वैल्यू डायरेक्ट आप लिखने के काबिल। तो अब सिंपल हमें केसी तो पता है कि क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इनकी पावर ऊपर जो इनके यहाँ पर नंबर हैं, ये पावर जो कोफिशिएंट है वो उसके बराबर आएगी। ये भी चीज अब समझ आ गई। तो अब आपकी किताब ने कुछ पॉइंट्स, 6-7 पॉइंट्स दिए हुए उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है, ये सारी बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं, केसी ओनली वर्क्स इन इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही केसी काम करेगा, अदरवाइज केसी की कोई वैल्यू आपके यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर इक्विलिब्रियम नहीं। अगर आप इक्विलिब्रियम नहीं है, केसी की वैल्यू निकाल भी लें तो वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, वो कोई और कांस्टेंट तो बना ले लेकिन वो कांस्टेंट तब भी नहीं होगा। तो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ तभी आएगा जब आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव होगी, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं कि ये आपके इट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैंने शुरू में बताया कि आपकी ये कंसंट्रेशन है जिसको आप एक्टिव मास कह रहे हैं, और कंसंट्रेशन क्यों के, कंसंट्रेशन मोल्स पर वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर डीएम क्यूब में ले रहे हैं तो मोल्स पर डीएम क्यूब, ये आपके कंसंट्रेशन कहलाएगी। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं इस एक्टिव मास या इस कंसंट्रेशन की, वो सिंपल सी मोल्स अपॉन वॉल्यूम है। तो हमारे पास जितनी भी कंसंट्रेशन की यूनिट होगी वो मोल्स पर डीएम क्यूब हम यूज करेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। यह आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आपसे कहा हुआ है कि केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। यहाँ पर एक्चुअल जो जुमला होना चाहिए था वो इनिशियल कंसंट्रेशन होना चाहिए था, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है। आपके कोई भी कंसंट्रेशन हो, चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन हो या बीच में कोई भी कंसंट्रेशन आप निकाल लें, केसी की वैल्यू फर्क नहीं उससे पड़ता। तो केसी इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। अगर आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे किसी भी वक्त आपने आज रिएक्शन किया और रिएक्शन ने 12 घंटे तक चलना है, आप 6 घंटे बाद लें, आप 8 घंटे बाद लें, आप जब भी वो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए उसके दरमियान कभी भी ले लें, जिस वक्त भी कंसंट्रेशन लेंगे
आपके पास केसी चेंज नहीं होगा। ओके, ये सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। अगर कंसंट्रेशन से ये इंडिपेंडेंट है तो केसी एक चीज पे डिपेंडेंट है, दैट इज टेम्परेचर। केसी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में समझना है, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। आप अगर पानी को जमाएंगे, बर्फ बनाएंगे, तो पानी यानी वाटर कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड आइस में, और वही सॉलिड आइस वापस कन्वर्ट हो जाएगा वापस वाटर में, लिक्विड में। रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो जल्दी काम होगा, आप टेम्परेचर कम कर दें तो स्लो हो जाएगा। तो क्या हुआ, केसी की वैल्यू डिपेंड हो गई टेम्परेचर पे, क्योंकि रिएक्शन डिपेंड हो गया टेम्परेचर पे। तो केसी की वैल्यू डिपेंड होती है टेम्परेचर पे, चेंज होता है टेम्परेचर तो केसी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, कम ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। केसी आपके पास हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आएगा, और केसी को ये भी कहा जाता है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कोफिशिएंट है। तो केसी इज अ कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन आपके यहाँ पर, जिस तरह अभी हमने पढ़ा वही जुमला आपके एज इट इज पढ़ा हुआ है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैव अ कंसंट्रेशन इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट। वही बात अभी बताई, क्या आपके पास यहाँ पर रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उसके मुताबिक उनके कोफिशिएंट्स के पावर आपने जो लिखी है वही जुमला यहाँ पर बताया गया। तो मैं आपको सिर्फ ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ अंग्रेजी में जो चीज लिखी हुई है यहाँ पर, उर्दू में क्या है, थोड़ा सा डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। कितने पॉइंट्स हमने कर लिए, 5 पॉइंट्स अब तक कर लिए। 6 पॉइंट पे आ जाए। केसी की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो हम बता सकते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा। तो केसी की वैल्यू जो भी आपका इक्विलिब्रियम है उसके बारे में बताया है कि किस तरफ शिफ्ट कर रहा है। अगर केसी की वैल्यू 1 से बड़ी है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, और अगर केसी की वैल्यू 1 से छोटी है तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा, रिवर्स होगा। तो ये डायरेक्शन भी प्रेडिक्ट कर सकता है केसी की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए। और लास्ट आपके पास पॉइंट बताया हुआ है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये रेशो है, यहाँ किताब ने गलत लिखा हुआ है, रेशो ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। इसको अपने पास जुमला करेक्ट करेंगे। ये किताब में मिस्टेक आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, वो करेक्शन में साथ साथ करवा रहा हूँ। तो बहरहाल लेक्चर जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा नोट्स के अंदर मैं ये चीजें करेक्ट करके पहले से आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर अपने दुरुस्त कर लें, केसी इज अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये आपका कहलाता है न्यूमरेटर, ये कहलाता है डिनोमिनेटर। ऊपर जो आपके पास वैल्यू होती है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे जो डिवाइड होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसको इस तरह पढ़ते हैं, रेशो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। तो पहले न्यूमरेटर का वर्ड यूज होता है, फिर डिनोमिनेटर का यूज होता है। तो रेशो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट ये जुमला दुरुस्त है, बजाय इसके रेशो ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का मतलब क्या है, रिएक्टेंट ऊपर है प्रोडक्ट नीचे। तो यहाँ पर आपके पास इसको करेक्शन करना है, करेक्शन रिक्वायर्ड है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी ये सिंपली आपका रेशो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट है, और कोई भी आपके केमिकल बिहेवियर को हम केसी की मदद से पहचान सकते हैं। जैसे एक बिहेवियर हमने ये सीख लिया कि आइदर रिएक्शन इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो इस तरह और भी चीजें हमें पता चल जाती हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम किसी हद तक निकाल सकते हैं। तो बहरहाल बहुत सारी चीजें हमें केसी से पता चल जाती हैं। अब यहाँ तक जो मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ाए ये तो आपके पास सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे थे। इधर कुछ आपके पास पैराग्राफ लिखा है, वो सारी बातें ऑलमोस्ट मैंने आपको डिस्कस करवा दी हैं, आगे पीछे डिस्कस हुई हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप उसको खुद ही कवर कर लेंगे। अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, यूनिट पे। यूनिट क्या है, आपके केसी की यूनिट दो कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ पर मैंने दो डिफरेंट इक्वेशंस लिखवाई हैं। दो डिफरेंट इक्वेशंस में मेरे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन का केसी ये आएगा। इस इक्वेशन के अगर केसी की वैल्यू निकालें, मैं इसके नीचे ही थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, तो केसी की वैल्यू यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन ऊपर वाले के मुकाबले वैसी लिखी जाएगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और ये आपके पास H2, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट हैं, इनको आपस में प्रोडक्ट ऑफ, ये जो जुमला मैंने शुरू में कहा था, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। शुरू में जुमला क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
तो ये सिंपल आपने केसी की वैल्यू इस तरीके से लिख ली, स्क्वायर ब्रैकेट में हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोनों में क्योंकि कंसंट्रेशन की बात हो रही है, अभी हमने डिस्कस किया कि इनकी यूनिट होगी मोल्स पर डीएम क्यूब। मोल्स पर डीएम क्यूब में इसकी बात करूं तो यहाँ पर मोल्स पर डीएम क्यूब के ऊपर स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय, इधर आपके पास मोल्स पर डीएम क्यूब और सिमिलरली उस पे भी आपका मोल्स पर डीएम क्यूब की होल पावर 3। अब मोल्स पर डीएम क्यूब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ कैपिटल एम का स्क्वायर। मैंने मोल्स पर डीएम क्यूब, मैं कह रहा हूँ कि कैपिटल एम है मेरे पास मोल्स पर डीएम क्यूब। तो बजाय इतना मुश्किल करने के मैं आपको आसान चीज समझा रहा हूँ, बाद में आपका दिमाग खुद ही समझ जाएगा। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम का क्यूब। मेरे पास क्या बचा, अगर इन सबको आपस में कैंसिल आउट करूं, ये एम स्क्वायर एम क्यूब है। एम क्यूब का मतलब क्या है, एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम। एम क्यूब का मतलब यही होना चाहिए, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल होगा, एम इंटू एम 1/m²। ठीक है, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, मैं इधर ऊपर लिख रहा हूं एम की पावर माइनस, लिख सकता हूं एम क्या था, मोल्स पर डीएम क्यूब, तो होल पावर -2, यानी कि मोल की पावर -2 डिवाइडेड बाय डीएम क्यूब था तो -6। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये मेरे पास जैसे अब मर्जी लिखना चाहें, मोल पावर -2 इंटू डीएम की पावर +6, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 मोल की पावर +2 इंटू डीएम की पावर -6, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं स्लैश करके डीएम की पावर -6। जैसे मर्जी आसान लगे, किताब के ऊपर देख लें किताब ने कैसे लिखा हुआ है, बहरहाल जैसे आपको आसान लगे वैसे लिख सकते हैं। तो आपकी किताब ने जो लिखा है वो ये वाला यूज किया हुआ है, मोल की पावर -2 डीएम की पावर 6। लेकिन नीचे वाले पे आ जाए, इधर भी यही होगा, मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई बाय मोल पर डीएम क्यूब डिवाइड बाय मोल पर डीएम क्यूब और मल्टीप्लाई बाय अगेन मोल पर डीएम क्यूब। तो मोल पर डीएम क्यूब अगर पिछले साल 9th क्लास में थोड़ा सा याद हो, इसको हम मोलर कहते थे, मोलर को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे। तो बार बार हम मोल पर डीएम क्यूब नहीं लिखेंगे, हम कैपिटल एम लिखेंगे, लेकिन फाइनल आंसर में मोल पर डीएम क्यूब लिख देंगे। तो ये तो आपस में सारे कैंसिल आउट हो गए, पीछे क्या बचा 1। तो जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स बराबर हो, जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स का सम बराबर हो, ये बेहतर दिखता है, तो जब भी रिएक्टेंट के अंदर कोफिशिएंट्स का सम बराबर हो प्रोडक्ट के अंदर के कोफिशिएंट्स के सम के, तो केसी की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। लेकिन अगर बराबर ना हो तो इनकी कोई ना कोई यूनिट होती है, वो हमें निकालनी पड़ती है। तो यूनिट आपकी ऐसी नहीं है कि आप इसको याद कर लें कि ऐसी कांस्टेंट है इसकी यूनिट यही रहेगी, यूनिट आपको बार बार निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए सिंपल सा याद रखें, अगर कोई भी इक्वेशन आ रही है जिसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स का सम बराबर आ जाए, देन इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, और अगर ऐसा ना हो तो आपको यूनिट निकालनी है। क्लियर है यहाँ तक? आपके पास यहाँ पर अब किताब के अंदर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, यूनिट आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, हमने वहां से केसी की वैल्यू निकालना सीखी। यहाँ तक सारा काम हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, केसी की वैल्यू कैसे आती है ये सारी चीजें हमने पीछे डिस्कस की हुई हैं। तो आपके पास जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे और जब भी नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ बराबर होंगे किसी रिएक्शन में, तो केसी की यूनिट कोई नहीं होगी, यही बातें आपकी किताब में भी लिखी हुई हैं। तो केसी की एक्सप्रेशन आपके पास निकालना मैं सिखा चुका हूँ, और सिंपली यहाँ पर यूनिट भी आपको मैं निकालना आप सिखा चुका हूँ, यूनिट कैसे निकाली जाएगी। तो अगर मेरे पास लेट सपोज कोई और इक्वेशन आ जाए, एक और इक्वेशन यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, कोई भी रैंडम इक्वेशन ले लेते हैं, लेट सपोज कार्बन प्लस ऑक्सीजन। चलें, ये तो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन बन ही नहीं सकता, लेकिन इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बनाने के लिए कोई और इक्वेशन समझ लेते। चले, एक और इक्वेशन आपके पास, लेट सपोज नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर
अभी बाद में इसको देखेंगे बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर को हम आपस में यूज कर सकते हैं टू फॉर्म अमोनिया। तो अगर मेरे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है और वाटर है, मैं अमोनिया उससे बनाना चाहता हूँ और साथ में मैं ऑक्सीजन लेके आना चाहता हूँ, बैलेंस कर लें। हो सकता है ये इक्वेशन एग्जिस्ट ही ना करती हो सकता है एग्जिस्ट करती हो। तो बहरहाल मैंने एक रैंडमली इक्वेशन बना के दे दी है। अब बैलेंस करना आपको आना चाहिए। बैलेंसिंग आपने सीखी भी है। नाइट्रोजन दोनों तरफ एक है, ऑक्सीजन मेरे पास दो पूरे हो गए, लेकिन हाइड्रोजन पूरे नहीं। तो हाइड्रोजन पूरे करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, क्योंकि जाहिर है 3 हाइड्रोजन तो हो नहीं सकते, तो मेरे पास यहाँ पर 3 इधर भी आएगा, 2 इधर आएगा, तो मेरे पास ये 5 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 5 तो हो ही नहीं सकते, 5/2 कर लें। अब अगेन इसको मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को 2 से, मेरे पास यहाँ पर 4 6, इस तरह की इक्वेशन मुझे याद पड़ रही है, मैंने आपको करवाई हो, 4 और 5। अब ये आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन आ गया। इस रिवर्सिबल रिएक्शन के अगर आपसे बोला जाए कि आपने केसी की वैल्यू निकाली, तो केसी की वैल्यू इसी तरीके से जैसे ये निकाली वैसी आएगी। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, और मजीद एक और मैं बात समझा दूं कि इसकी जो केसी की वैल्यू है वो इस तरह से नहीं निकाली जाएगी। तो एक इक्वेशन मेरे दिमाग में अभी आई है तो मैंने बस लिख दी, लेकिन पॉइंट ये है अगर इस इक्वेशन को देख के भी आपको लिखना पड़े तो क्या आप लिख सकते हैं? सिंपल क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी। अगर लेट सपोज मैं वैसे ही रैंडमली कर रहा हूँ, बैलेंस नहीं होगी, लेट सपोज दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते तो क्या होता, हमारे पास यहाँ पर क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, इस वजह से ये यूनिटलेस क्वांटिटी बन गई है, के सी की अपनी कोई यूनिट नहीं होगी। तो ये बस दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। ऑल दो अब जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो गलत हो गई है, बैलेंस नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसी इक्वेशन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पर किस तरह से सोल्यूशन होगा। तो बस यहाँ तक आपका लेक्चर आज स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद आगे किताब के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, ज्यादातर आएंगे भी तो एमसीक्यूज बेस्ड है, एमसीक्यूज में आ जाएंगे, और वैसे भी अगर पेपर में आ गए तो कोई मसला नहीं है, आसान है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल्स इसके डिस्कस करवाऊंगा। आज के लेक्चर में यहाँ तक किसी को